आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत यह है कि 100 क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, यानी 50-50 के पार्ट अगर आप शिद्दत के साथ देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। हमने फैक्ट और मानचित्र को यहां पर दर्शाया है, साथ ही साथ वो प्रतिशत वाले क्वेश्चन, वो मैप वाले क्वेश्चन, वो फैक्ट वाले क्वेश्चन, पूरा अगर कहा जाए तो यूपी का सुपरफास्ट निचोड़ आपको मिल रहा है। और ये आपको तय करना है कि आपका जो डिप्रेशन है उत्तर प्रदेश जीके के संबंध में वो आज खत्म होने वाला है। हर बहन हर भाई को अगर सिलेक्शन चाहिए तो शिद्दत के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करें, जिससे कोई शिकायत आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। तो पढ़िए आगे, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर शेर हर शेरनी के लिए आज की यह वीडियो एक ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस पर आधारित है जिसमें हम टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस तो करेंगे, साथ ही साथ आपको एक उत्तर प्रदेश का संपूर्ण निचोड़ मिलने वाला है। आप सभी उम्मीद है तैयार होंगे और यह भी उम्मीद करेंगे कि आपके माता पिता एवं परिवार जबरदस्त और उम्दा होंगे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझें। 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। वीडियो अगर छोड़ने का मन है तो अभी छोड़ देना, क्योंकि हमें बीच रास्ते वाले स्टूडेंट पसंद नहीं है। संपूर्ण यूपी में हम 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन। उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है लगभग? दोस्तों, आपको लगभग ऐसे 4 क्वेश्चन पता होने चाहिए। देखिए, जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि यूपी का क्षेत्रफल जो है वो पूरे संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल में एरिया वाइज में कितने परसेंट पर है, तो वो आंसर जाएगा 7.33%, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाएगा। आपको मैं बता दूं अधिक जानकारी के लिए, यूपी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यूपी से पूछा जाता है कि यूपी का जब गठन हुआ था तो गठन दिन, यानी जो गठन का वर्ष है वो तो छोड़ो, हम यूपी दिवस कब मनाते हैं तो 24 जनवरी को। और ये जब हुआ था गठन तो 1950 में हुआ था। हम कहते हैं कि जब भी पुनर्गठन की बात की जाए तो यह पुनर्गठन 1956 में हुआ था यूपी का। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एरिया वाइज में चौथे नंबर पर है, 4th स्थान पर है। और पॉपुलेशन में दोस्तों कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है। ठीक है ना, यह बात दिमाग पे फीड कर लीजिएगा। और इसी वजह से एरिया वाइज में पूरे संपूर्ण भारत का 7.33% के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते समय, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। संयुक्त प्रांत के नाम से यह जो है यूपी हमारा जाना जाता था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस में लिखे दे रहा हूं, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है ना, यूनाइटेड प्रोविंस आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित है? एक बार बहुत दिल लगा के शेयर करना है और दिल लगाकर पढ़ना है। चैनल पर पहली बार कोई भाई बहन है, कोई गृहिणी है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करना है दोस्तों। बहुत सुंदर। देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित है तो वो है नरौरा में। अब बात यहां पर नहीं रुकती है, बात यहां पर आ जाती है कि यूपी में नरौरा है कहां पर। भैया जी, अगर यूपी में रहते हो तो नरौरा पता होना चाहिए कि ये नरौरा कहां पर है। तो देखिए यार, सिंपल सा फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि जो नरौरा है ना, ये आपके यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। कहां पर है? ये बुलंदशहर में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है बुलंदशहर, आपको कतई नहीं भूलना है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगा, अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि नरौरा किस नदी के किनारे है तो ये गंगा रिवर के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि नरौरा जो है किस रिवर के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है ना, याद रखना है। और यह जो आपका बुलंदशहर, आपको यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 3rd नंबर। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत धांसू, जबरदस्त स्टूडेंटों का स्वागत है। क्या बात है। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर जाना जाता है 7 में अजूबों के साथ साथ हम ताजमहल की बात कर लेते हैं। और आगरा शहर जो है सिकंदर लोदी के नाम से, यानी सिकंदर लोदी की स्थापना के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर, महानिर्माण मंदिर अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा, महानिर्माण मंदिर कहां पर अवस्थित है दोस्तों, आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ने वाला, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो महापरिनिर्माण मंदिर है, महानिर्माण मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये दोस्तों आपके कुशीनगर में स्थित है। याद ये रखना है कि ये बौद्ध धर्म, दुनिया के जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है, बहुत प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का मंदिर है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बहुत चिंदी सा प्रश्न हो गया। लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार आपको और मेरी तरफ से आपसे भी बहुत सारा प्यार मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि वर्ल्ड फेमस ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यूपी में कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा में है। और आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो हम कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने करी थी। क्या? सिकंदर लोदी ने करी थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 से आपके 4 क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार होने चाहिए। 6 के लिए आपके 4 क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार होने चाहिए, समझ लीजिएगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं, समझो कि अगर यह यूपी है, अगर यह यूपी है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला पार्ट होगा तो ये उत्तरी पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट होगा तो ये दक्षिणी पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा ये पूर्वी पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट होगा ये पश्चिमी पार्ट होगा। मैं एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके 4 तरीके से पूछे जाएंगे कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। अगर ये पूछा जाए तो क्या मारोगे? यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बिहार से लगता है, जिसका नाम है बलिया। क्या है? जिसका नाम है बलिया। तो ये क्या है? ये पूर्वी है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला दोस्तों कौन सा है? शामली है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, जो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, अगर यह पूछा जाए तो उत्तरी जिला दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। यह बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है ना, सोनभद्र हो जाएगा। तो भैया जी ये आपको दिमाग में फीड कर लेना है। पूर्वी है बलिया, उत्तरी है सहारनपुर, पश्चिमी है शामली और दक्षिणी है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश, चारों तरफ से आपने उत्तर प्रदेश को घेर लिया है। यूपी एरिया वाइज में परसेंटेज के हिसाब से 7.33% है। अगला क्वेश्चन, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद है, यूपी में एक कृषि अनुसंधान परिषद है। आपको बताना है कि यह कहां पर अवस्थित है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, देखिएगा उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, यह आपको बताना है कहां पर अवस्थित है। चलिए बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल जाएगा, सी को लॉक किया जाए। और सी को लॉक करेंगे तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। लखनऊ की बात जब भी होती है तो आमों का शहर कहा जाता है, यानी विश्व प्रसिद्ध आम मिलते हैं, आमों का शहर कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मलिहाबाद के आम, नवाबों का शहर भी ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर है लखनऊ। ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक लखनऊ में बायोटेक्निकल पार्क भी अवस्थित है। बायोटेक्निकल पार्क भी अवस्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है। टेक्निकल पार्क अवस्थित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, यानी हमारे यूपी की जलवायु जो है, प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिमाग में याद रखिएगा, अगर जलवायु पूछता है तो आप क्या करोगे बताइए, फटाफट बताएंगे। चलिए बहुत सुंदर, देखिए, हाँ जी, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर यूपी का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार, तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि यूपी का जो स्थान है वो पॉपुलेशन में है। क्या? यानी जनसंख्या के आधार पर पहला नंबर है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के स्थान के यहां पर अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर है, और जनसंख्या के अलावा जो है क्षेत्रफल में यूपी का जो स्थान है संपूर्ण भारत में 4th नंबर पर है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको कोष्टक में याद रखनी है। यूपी का जनसंख्या में फर्स्ट है, क्षेत्रफल में 4th नंबर पर है। यूपी की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाएगा। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उद्योग का जनक यहां पर लिखना था। क्या है? उद्योग का जनक, इसको सही से लिख लेंगे।
यहां पर क्या है लिखा तो था, वो मिसप्रिंट हो गया है टाइपराइटर से, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, ये कमेंट करना है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। आप सभी के डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो कांच का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। देखिए, मैंने आपसे एक ही वादा किया है कि वीडियो एंड तक देखना है, 20 से 25 मिनट आपको, ठीक है। लेकिन अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ देना, और रहना है तो साथ में रहना, ईमानदारी से पढ़ना, धोखा नहीं देना, खुद को धोखा बेटा नहीं देना, ठीक है। चलिए, हर बहन हर भाई से गुजारिश है, निवेदन है। यूपी में कांच उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, वो फिरोजाबाद को कहा जाता है। यानी ये पितामह की बात कर रहा है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि कांच उद्योग के साथ साथ ये चूड़ी शहर कहा जाता है, चूड़ी शहर कहा जाता है। यानी चूड़ियों के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है वो है फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। 10 नंबर आपसे कह रहा है, लखनऊ फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के लिए अपनी टीम का नया नाम क्या रखा है। ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का सबसे ताजा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। ताजा तो नहीं है, थोड़े दिन पहले का है, महीनों पहले का नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आईपीएल में टीम शामिल हुई है, जो लखनऊ की टीम शामिल हुई है, आखिर उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका जो नाम है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना। लखनऊ सुपर जायंट्स है, और इसके शायद मालिक जो है गोयनका करके हैं, ठीक है ना, गोयनका करके हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्या, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सुंदर। यूपी के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जरा कमेंट कीजिएगा, लॉक किया जाए। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यूपी में अगर उत्तरी, मैंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से अगर आप घेरना चाहते हो तो पश्चिम में मिलता है शामली, पूर्व में मिलता है बलिया, और दक्षिण में मिलता है सोनभद्र, और पूरब में मिलता है वो क्या नाम, उत्तर में मिलता है आपका सहारनपुर। यूपी में नेपाल स्पर्श करता है उत्तरी भाग से, तो नेपाल ही मारेंगे। नेपाल की राजधानी क्या काठमांडू है बेटा, तो काठमांडू मारेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक वर्षा, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है, और एक क्वेश्चन बनेगा सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दोस्तों होती है गोरखपुर में। क्या होती है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में होती है। इसको नोट किया जाए, क्या है, इसको नोट किया जाए तो यहां पर गोरखपुर में होती है, ठीक है ना। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है, ये भी नोट किया जाए। तो आंसर बहुत जबरदस्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। यूपी दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल 24 जनवरी को मनाते हैं। यूपी की स्थापना दिवस 24 जनवरी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूपी में पटना पक्षी विहार स्थित है, जरा कमेंट कीजिएगा कि पटना पक्षी विहार जो है अवस्थित है, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। आंसर आपको बताना है। देखो देखो बेटा, चलिए, बहुत सुंदर। अब आपको यहां से 3 क्वेश्चन पता होने चाहिए। यहां से आपको 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि जो पटना पक्षी विहार है इसका मतलब बिहार वाला नहीं है। पटना पक्षी विहार है वो एटा में अवस्थित है, एटा में अवस्थित है। आपको मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यह जनपद एटा में अवस्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपने लाख बहोसी पक्षी विहार सुना होगा, नहीं सुना है तो नोट कर लीजिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है, यह दोस्तों कन्नौज में अवस्थित है। इसकी खासियत क्या है, तो क्वेश्चन में यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह बताइएगा कि प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है, सबसे पुराना पक्षी विहार यही कन्नौज वाला है, यही लाख बहोसी पक्षी विहार है। यह बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार जनपद कन्नौज में पड़ता है।
पुराना पक्षी विहार है। 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल में ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा है। ठीक है ना। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शमसपुर पक्षी विहार कहां पर है। तो शमसपुर पक्षी विहार आपको बताना है, तो ये है आपका रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है। और पटना पक्षी विहार कहां पर है? एटा में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बिठूर बात कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिठूर आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर यूपी के किस जिले में अवस्थित है? तो यह है कानपुर देहात में है। बिठूर एक जो है आपका एक प्लेस है जो कानपुर शहर और कानपुर देहात लगभग लगभग एक हुआ करते थे, और एक कटके जो है कानपुर देहात, यहां पर इस बिठूर का स्थान, यही ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। कोई बच्चा अगर यहां से मात खाता है तो मैं ये नहीं मान सकता कि एग्जाम आपका सही होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में यूपी का पशु पूछा जाए, यूपी का पशु पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में यूपी का पशु पूछा जाए तो आप मार दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में यूपी का पक्षी पूछा जाए तो मारिएगा, यूपी का पक्षी पूछा जाए तो मारिएगा। अगर क्वेश्चन में यूपी का वृक्ष पूछा जाए कि भैया राजकीय वृक्ष क्या है तो मारिएगा, और अगर यूपी में पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या है तो मारिए। इन चारों क्वेश्चन के जवाब आपको पता होने चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे पशु कौन सा होगा, तो दोस्तों पशु हो जाएगा बारहसिंघा हो जाएगा। बाघ नहीं बेटा होगा, बारहसिंघा। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा। यहां पर देखिए बहुत सारे आंसर बारहसिंघा ना आकर बाघ आ रहे हैं, है ना। बाघ आना स्टार्ट हुआ, क्यों आना स्टार्ट हुआ? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर है। पक्षी क्या हो जाएगा? क्रॉन्च हो जाएगा, जिसका नाम होता है सारस हो जाएगा। वृक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। वृक्ष, तो वृक्ष पूछा गया है तो अशोक वृक्ष हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए। अगर पुष्प पूछा जाए तो पुष्प क्या होगा? तो मेरे हिसाब से पुष्प जो है पलाश होना चाहिए। क्या पलाश होना चाहिए? तो बताइए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई किसके साथ? अशोक के साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 नंबर पर कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर अवस्थित है? यानी कौन से ऐसे जिले में है जिसमें सर्वाधिक जो है साक्षरता है? क्या बात है, स्वागत है, बहुत सुंदर। सर्वाधिक साक्षरता के मामले में गौतम बुद्ध नगर आपका अग्रणी है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि किस जिले की महिलाएं ज्यादा साक्षर हैं, महिला साक्षर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा महिला साक्षर किस जो है जिले की हैं, वो है कानपुर नगर की है ना। तो कानपुर नगर की जो है महिलाएं बहुत साक्षर हैं, ये आपको याद रखना है। ऑल ओवर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। नहीं, कमेंट नहीं देखते, मैं तो कमेंट देखता हूं बस। आप क्या है ना, आप पढ़ाई करो, बहुत जबरदस्त पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए आपको। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके सपनों को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए तत्पर है। यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, थारू के साथ। थारू दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि थारू कहाँ की जनजाति है? तो ये तराई क्षेत्रों की जनजाति है, तराई क्षेत्रों की जनजाति है। और ये तराई क्षेत्रों की जनजाति तो है, लेकिन यह आपके यूपी में भी मिलती है और उत्तराखंड में भी मिलती है, तो दोनों में मिलती है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जो है जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो शोक के रूप में जो है मनाती है वो है थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 18 नंबर। प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहां पर एक केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र अवस्थित है।
औषधि एवं सुगंधित पौधे एक अनुसंधान स्थित है, तो वो बताइएगा कि कहां पर अवस्थित है। कमेंट किया जाए, लॉक किया जाए। चलो भाई, तो प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहां पर 18 नंबर का आंसर लखनऊ हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि नवाबों का शहर लखनऊ है, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है, सुगंधित पौधे का संस्थान लखनऊ में है, साथ ही साथ आपके बायोटेक्निकल पार्क भी लखनऊ में है। ठीक है ना, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहां पर स्थापित की गई है। यह बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा, पूरे इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है, एक एकेडमी खोली गई है जिसका नाम है पैरा बैडमिंटन एकेडमी। वो किस शहर में खोली गई है? ये यूपी करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को गांठ में बांध लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त पूछा जाएगा। ये भी दोस्तों लखनऊ में अवस्थित हुई है, यानी लखनऊ में इसको खोला गया है, स्थापित की गई है। क्या पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती रिवर के किनारे अवस्थित है। मैदानी इलाकों में बहने वाली यूपी की एकमात्र नदी है, गोमती नदी है। ठीक है ना, साथ ही साथ यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अभी 7 दिन पहले का क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है। 2-4 दिन पहले की बात कर लेता हूं, जो बच्चे बाद में वीडियो वॉच कर रहे हैं उन सभी के लिए थोड़ा पुराना हो सकता है। देखिए 20 नंबर, किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल, यानी एक मैनपुरी जो है डिस्ट्रिक्ट है, मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। जनरल बिपिन रावत साहब प्रथम सीडीएस थे। ठीक है ना, और पहले सीडीएस थे जिनकी अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में एक दुर्घटना हुई और दर्दनाक मौत हुई, जिसमें उनकी पत्नी और वो सहित कई जो है जवान जख्मी हुए, और कई जवान मतलब हम कह सकते हैं कि सारे जवान खत्म हुए थे। किस राज्य के मैनपुरी का इस सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा जाएगा, जाना जाएगा? तो वो है यूपी, क्योंकि यूपी में ही मैनपुरी पड़ता है और इसी में एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम अब रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मैनपुरी का नाम, मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वहां पर जनरल बिपिन रावत साहब का नाम आपको याद रखना है। तो ये यूपी में पड़ता है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? अब आपको यहां से एक टॉप लेवल का क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आखिर फांसी तो दी गई थी, वो किस हिसाब से दी गई थी? भाई फांसी दी गई थी, रीजन क्या था? ये भी तो हो सकता है। रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिएगा कि रीजन ये था कि काकोरी कांड में राम प्रसाद जो है बिस्मिल साहब, ये उसमें शामिल थे। किसमें? काकोरी कांड में। तो ये काकोरी कांड आपको याद रखना है। काकोरी कांड जो है आपको याद रखना है। आप अगर 19 दिसंबर 1927 की बात करते हो, क्या है 19 दिसंबर 1927 की बात करते हो दोस्तों, तो यह सुबह 6 बजे इनको फांसी दी गई थी, यह डेट है। और जेल का नाम है गोरखपुर जेल। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल साहब को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब को फांसी दी गई, किस जेल में दी गई? गोरखपुर में। क्या समय था? 6 बजे थे सुबह के। क्या डेट थी? 19 दिसंबर। सन क्या था? 1927। अगला क्वेश्चन, यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? कमेंट किया जाए, बताइए दोस्तों, जवाब चाहिए। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? कमेंट किया जाए। देखिएगा, अगर बात करता हूं ऐसे क्वेश्चंस की, तो 22 नंबर का जो आंसर जाएगा वो भी जाएगा लखनऊ के साथ। लखनऊ में बहुत सी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। लखनऊ में बहुत सी चीजें दोस्तों हैं। सुगंधित तेल, पैरा जो है सुगंधित तेल अनुसंधान केंद्र, पैरा बैडमिंटन की पहली एकेडमी कहां पर खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। ठीक है ना। उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा लोग जो है किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये आपको कमेंट करना है। ये दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा सोनभद्र के साथ। मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी जिला यूपी का कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला जो है यूपी का है सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यहां पर ऑप्शन बी लॉक होगा। अगला,
एक खीरी आप देख रहे होंगे, ये खीरी क्या है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है यूपी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से यूपी का जो है आता ही है, पॉपुलेशन में यूपी आता ही है। लेकिन यूपी का पॉपुलेशन में कौन सा जिला कौन सा आता है, ये कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इलाहाबाद आता है ना? जनसंख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद आ जाता है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो वही जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत सुंदर सर, ये हो चुका है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है, बताइएगा, बताइए फटाफट। देखिएगा, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो यहां पर जो बच्चे बरेली मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आप जो है ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बरेली हो जाएगा। कानपुर कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है क्या? झांसी चारे के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ऑप्शन फिलहाल किसके साथ जाएगा? ए के साथ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? जरा कमेंट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किस राज्य के मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, कमेंट कीजिएगा। चलिए बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, ये जाएगा यूपी में। क्या हो जाएगा? ये यूपी में जाएगा। यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यूपी में किस शहर में, यूपी में किस शहर में, क्या यह यूपी में झांसी में है, क्या यह सैफई में है, कहां पर है, कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं 26। अभी अभी मैंने आपसे बात की कि भारत में जो यूपी है वो एरिया वाइज के अनुसार 4th नंबर पर है। उसी में एक चारा बैंक है पशुओं के लिए। पशु चारा बैंक कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहां पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है, झांसी में अवस्थित है। याद रखिएगा, झांसी में अवस्थित है। इलाहाबाद जनसंख्या के मामले में अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है। कन्नौज इत्र के मामले में अग्रणी है। लखनऊ आपको ऑलरेडी बताया है कि पैरा बैडमिंटन, आमों के लिए, बायोटेक्निकल पार्क। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? यानी कुश्ती को जो है कौन से स्टेट ने 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? देखिएगा, अगर गोद लेने की बात होती है तो वो यूपी ही आएगा। यूपी ने अभी आपके जो ओलंपिक हुए हैं उनके बाद ऐसा फैसला किया है कि यूपी अब 2032 सन 2032 तक गोद लेगा और कुश्ती खेल को आगे ले जाने में सक्षम बनाएगा, अहम भूमिका निभाएगा। आंसर सी जाएगा, सी को लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यूपी के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है दोस्तों? तो लॉक किया जाए, जवाब दी चाहिए आपसे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिएगा कि यूपी के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? पुष्प से इत्र बनाया जाता है। चलिए, तो ये कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो है इत्र बनती है। यहाँ के फूल, यहाँ के जो सुगंधित पौधे हैं, वहाँ से इसका अर्क निकाला जाता है और एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के तरीके से यहाँ का इत्र बनता है। ये एक ऐसा शहर है दोस्तों जहाँ पर इसकी कैपिटल यानी राजधानी रहा करती थी हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन जिस समय आया था उस समय कौन आया था, जरा कमेंट कीजिएगा। क्या ह्वेनसांग आया था, कोई और आया था? आप कमेंट कीजिएगा कि हर्षवर्धन काल के समय कौन विदेशी यात्री आया था, जरा कमेंट कीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन आएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? लॉक किया जाए। चलिए, बहुत सुंदर। ह्वेनसांग, ठीक। हाँ, इत्र को बनाने के लिए अगर इतिहास में आप जाते हो तो अस्मत बेगम ने सबसे पहले इत्र की खोज करी थी।
एक बच्चा पूछ रहा है इत्र क्या होता है। बेटा कहाँ हो आप? इत्र, इत्र पता है क्या होता है? परफ्यूम। तुम लोग नई दुनिया के हो। परफ्यूम होता है इत्र, सेंट जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। कोई कह रहा है कि किसी को नहीं है। अरे बेटा, कोई भंग नहीं कर सकता है विधानसभा। विधानसभा एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है? स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? तो हम कैसे, जैसे लोकसभा है वैसे विधानसभा है। लोकसभा को राष्ट्रपति करेगा और इधर राज्य में क्या करेगा? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और जब प्रेसिडेंट करेगा तो ये पल पल की न्यूज जो है प्रेसिडेंट को देगा, गवर्नर देगा कि राज्य में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। यूपी में सीमेंट के कारखाने कहां पर अवस्थित हैं? आपने देखा होगा जो दक्षिणी वाला पार्ट है, चाहे आप सोनभद्र की बात कर लो, चाहे आप पश्चिमी इलाके की बात कर, पूर्वी इलाके की बात कर लो, तो चुर्क और डल्ला जो है ये खाने जो है आपके सीमेंट की खाने हैं। ठीक है ना? चुर्क जो है एक सीमेंट की खान है। अच्छा, चुर्क कहां पर है? तो ये सोनभद्र का पार्ट है ना? ये चुर्क कहां पर है? ये सोनभद्र का पार्ट है, इसलिए आपको याद रखना है कि सोनभद्र ज्यादा सीमाओं से लगता है अन्य राज्यों से। सोनभद्र दक्षिणी पार्ट है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और चुर्क एवं डल्ला इस सीमेंट की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? यह क्वेश्चन आने वाले 2 साल तक पूछा जाता रहेगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? यूपी को मिला है। जल पुरस्कार की बात की गई है तो जल दिवस आपको पता होना चाहिए कि हम भारत में जल दिवस कब मनाते हैं। प्रत्येक वर्ल्ड में 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, 32 नंबर। बखीरा पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। बखीरा पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? जरा कमेंट किया जाए। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, देखिए बखीरा पक्षी विहार की जब बात होती है तो संत कबीर नगर आपको मारना है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछ दूं कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर है? सुरहा ताल, सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार है, बलिया में अवस्थित है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बरेली की तरफ बढ़ाकर ले जाते हैं तो बरेली वाला आपको शम्सपुर पक्षी विहार याद रखना है, यानी जो रायबरेली वाला है वो है शम्सपुर पक्षी विहार। ठीक है ना? और ऐसे ही क्वेश्चन में अगर हम ये पूछ दें आपसे कि बताओ कि पार्वती अरंगा, देखिए पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? या पार्वती अरगा, रायबरेली में शम्सपुर पक्षी विहार, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, भूल नहीं सकते आप। और ये मेरे हिसाब से सुरहा ताल। ठीक है, कोई समस्या है? कोई समस्या है? कोई डाउट बताइए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी भारत के यूपी में कौन सी ऐसी दाल है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है? तो प्रदेश की दाल कौन सी अग्रणी है? कमेंट किया जाए। प्रदेश की दाल कौन सी अग्रणी है? कमेंट किया जाए। तो दोस्तों ये चने की दाल है, इसलिए राइट आंसर डी जाएगा। चना जो है ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे होने की लंबाई क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि यूपी जो है 7.33% के हिसाब से पूरे भारत का एक प्रतिशत के आधार पर एरिया वाइज में इसका स्थान है। यानी पूरे भारत में अगर यूपी कवर करता है एरिया में तो 7% अकेले कवर कर लेता है, 7.5%। उसी तरीके से नेपाल यूपी के उत्तर में है,
यूपी में देश जो लगता है वो नेपाल लगता है, और उस नेपाल की जो लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 570 मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको 590 मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको 560 मिलेगी। तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखनी है कि इन तीनों में से कौन सी सटीक वैल्यू बैठ रही है 500 प्लस वाली। 500 प्लस वाली तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर। बेटा 35 नंबर कह रहा है कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, कमेंट किया जाए। चैनल पर पहली बार है तो सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। देखिएगा, यूपी की सबसे लंबी नहर दोस्तों है वो है शारदा नहर। कौन सी है, शारदा नहर है। इस क्वेश्चन को आप कतई नहीं भूल सकते हो, जबरदस्त पॉइंट है। यह सबसे लंबी नहर है, 12,368 किलोमीटर। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, आप भी कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। नेपाल सीमा के समीप यह बहती है, और ये जहाँ से निकलती है उसका नाम है बनवासा। ठीक है, जहाँ से निकलती है उसका नाम है बनवासा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, ये रहा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस स्टेट में लगाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र आपको बताना है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है यह यूपी में लगाया जा रहा है। ठीक है, यह यूपी में लगाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 37 में, कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। क्या बच्चा कोई जवाब दे सकता है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको कुछ फैक्ट मैं बता देता हूं कि यूपी की जो स्थापना हुई वो 1950 में। राजधानी जो है वो लखनऊ में है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए 75, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 है, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 31 है। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय भाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। ठीक है ना। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31, घट बढ़ जाती हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है। 1950 में इसका गठन हुआ। मंडलों की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो भैया 18 मंडल माने जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और याद रखना है, अगला क्वेश्चन बढ़ता है 38 नंबर की तरफ। प्रदेश में चावल उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। सर्वाधिक जो है चावल आपको कहां पर मिलेगा। सर्वाधिक चावल मिलेगा आपको शाहजहांपुर में, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो बेटा, यूपी में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, अगर मूंगफली के उत्पादन में अगर पूछा जाता है तो आप क्या मारेंगे भाई। मूंगफली के उत्पादन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दो क्वेश्चन याद रखना है कि पशु चारा बैंक, पशु चारा बैंक कहां पर अवस्थित है, तो याद आ गया होगा ये झांसी में अवस्थित है। इसी तरीके से मूंगफली जो है सबसे ज्यादा कहां पर जो है उगती है, ये है झांसी में। आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है वो कौन सा है, वो है नौटंकी, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, यूपी का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कोई बच्चा इससे घबराएगा नहीं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। यूपी का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है, ये कहा जाता है गाजियाबाद को कहा जाता है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये भी क्वेश्चन आपको समझने वाला है। और ये सहारनपुर जो दिख रहा है ये यूपी का सबसे नॉर्थ वाला है, यानी उत्तरी इलाका है। नेक्स्ट 42 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। यह अटाला मस्जिद यूपी के किस शहर में है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भाई किसने कराया, सरकी शासकों ने। अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ है
इस अटाला मस्जिद को किस शहर में देखा जाता है? देखिए दोस्तों, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। कतई घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा जौनपुर के साथ। क्यों जाएगा, इसका भी रीजन बताऊंगा। क्योंकि सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ, और वो जो है जौनपुर तो हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा कि जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? भैया जी, जब आगरा की स्थापना की बात होती है तो सिकंदर लोदी का नाम आता है। जब जौनपुर के स्थापना की बात होती है तो मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक की बात आती है। क्या आती है? फिरोज शाह तुगलक की बात आती है, इसलिए ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर अवस्थित की गई है? तो ये बताइए कि यूपी थोड़ा रिवीजन में आया, थोड़ा रिवीजन में आया या नहीं आया? आप समझ रहे हो ना। बुद्ध की देश की सबसे ऊंची मूर्ति जो है, ये बेटा यहाँ पर जो बच्चे मार रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चे यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं। जो कुशीनगर दे रहे हैं जो गलत है, सारनाथ हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नक कटैया मेला यूपी के किस शहर में लगता है? नक कटैया मेला यूपी के किस शहर में लगता है? तो ये घाटों के शहर में लगता है। और घाटों का शहर किसे कहा जाता है, बताइएगा? घाटों का शहर किसे कहा जाता है? ये बनारस को कहा जाता है क्या? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है, कमेंट कीजिएगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। और मथुरा से दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में जो यूपी है, यूपी में सबसे कम बारिश कहां पर होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है, रेनफॉल होता चला जाता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। जब हम बढ़ेंगे तो वो रेन जो है घटेगी, वर्षा घटेगी दोस्तों। क्योंकि इसका रीजन जो होता है वो एक तो होता है वृष्टि छाया, और एक होता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून में नमी की मात्रा, और इधर से उठने वाला मानसून की नमी की मात्रा धीरे धीरे पश्चिमी इलाके में कम होती जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा। यूपी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर अवस्थित है? अच्छा, ये देखो, ये प्रचार मत किया करो। कोई कह रहा है बीएसपी बीएसपी बीएसपी। अरे भैया, ये क्या है, मतलब क्या है यहां पर, है ना? सिलेक्शन ले लो, तुम जिसमें कहोगे उसमें वोट दे देंगे यार। इतनी सिंपल सी बात क्या है? जो तुम्हारे लिए बढ़िया करे उसको वोट दे दीजिएगा। तुम सिलेक्शन ले लो। नहीं तो फिर यही युवा नेता बने घूमते रहोगे। चाहे वो तुम बीजेपी के बने रहो, चाहे वो एसपी के बने रहो, चाहे फिर बीएसपी के बने रहो, चाहे फिर किसी के गले में एक गमछा होगा और ऐसे ही जो है डीजे के पीछे नाचोगे। बहुत बात कड़वी है दोस्तों, रियलिटी है। आजकल के युवा नेता क्या कर रहे हैं कि फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ये करना वो करना। एम पर ध्यान दे लो, पीढ़ियां समझ जाएंगी। यूपी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर अवस्थित है? ये कहां पर अवस्थित है बेटा? ये है फतेहपुर सीकरी में, 46 नंबर में, है ना। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बेटा दीपक, ब्लॉक कर दूंगा मैं तुमको। एक ही बार मैं बताता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, राजनीति पे नहीं। नेक्स्ट, अशोक द्वार निर्मित भारत का राज चिन्ह कहां से? भाई सिंपल सी बात है कि सारनाथ की बात कर रहा है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बेटा किताबों में बरेली दिया गया है, लेकिन आपको मथुरा मारना है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये रियलिटी है, एनसीईआरटी आप खोल के देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर अवस्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है आपका लखनऊ में अवस्थित है, कमेंट किया, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर बोले तो यूपी हो जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर आपके स्क्रीन पर, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम बहुत उम्दा प्रश्न है, यूरेनियम से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जवाब चाहिए। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, कमेंट कीजिएगा। सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ललितपुर के साथ। इस वीडियो को समाप्त करेंगे, इससे पहले गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर नए हैं, रोजाना 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी आपको मिलती है। यूपी स्पेशल से लेकर करंट अफेयर से लेकर सारे सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप सभी का प्यार मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके परिवारों को धीरज द्विवेदी का इनकलाब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सुपर टेट एग्जाम में शामिल हो रहे सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो दोस्तों सुपर टेट में 4 चांद लगाने वाली साबित होगी। हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, सभी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में समझाने का कार्य हो रहा है। इसीलिए नोट्स को मेंटेन करें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। यूपी से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इसलिए यूपी को भी हमें कवर करना है। ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, मैथ को, रीजनिंग को, शैक्षिक दृष्टि से पूछे जाने वाले मनोविज्ञान के फैक्ट, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सब कुछ करेंगे। तो पहला वीडियो 50 क्वेश्चंस पर आधारित है। क्वेश्चंस ही नहीं दोस्तों, ये पूरे डिटेल में होंगे मानचित्र के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? देखिएगा, यूपी की करंट की वीडियो अलग आएंगी और यूपी का जो जीके पार्ट है वो अलग से मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यूपी का जो जीके पार्ट है उसकी पहली वीडियो है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो यूनाइटेड प्रोविंस के साथ जाएगा। बताना चाहूंगा यूनाइटेड प्रोविंस कब था और कब से कब तक जो है रहा है इसका समयकाल, और उत्तर प्रदेश कब पड़ा इसका नाम ये भी जानेंगे। देखिए, सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। मतलब 1950 से जो पहले का दशक था उससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस जाना जाता था। अब मैं आपको बता दूं, 24 जनवरी, एक आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 में इस राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। उससे पहले इस भूभाग को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसी 24 जनवरी के चलते प्रत्येक साल 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस वर्ष मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो यह बनेगा कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले यूपी की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा भारत के स्वतंत्रता के पश्चात यूपी की स्थापना हुई वो कब हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, लेकिन अगर 1950 ना होकर यहां पर लिखा होता 1937 तो वो आंसर सही होता। अब वो दोनों आंसर कैसे सही होंगे समझिएगा इस बात को बारीकी से, क्योंकि ब्रिटिश कालीन का भी एक समय रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उसका नाम मिला, ये अभी अभी जाना। इसीलिए इसका स्थापना वर्ष 1950 हो जाता है और दिवस 24 जनवरी हो जाता है। इससे पहले अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान
इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। तो बात क्लियर है कि 1937 में भी इसकी स्थापना हुई, बस स्वरूप इतना चेंज था कि वो ब्रिटिश शासन में हुआ था और ये स्वरूप बदल कर आ चुका है भारतीय स्वतंत्रता पश्चात के बाद। ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सिलेक्शन के लिए, रण क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये जाएगा 75 के अनुसार, यानी ऑप्शन सी जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश में 18 विभाग हैं, 18 मंडल बांटे गए हैं, जो आगे स्वयं 75 जनपदों में बटे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। यह जिला 7680 स्क्वायर किलोमीटर में फंसा हुआ है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखते हैं तो हापुड़ माना जाता है। और आपको याद रखना है ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं बल्कि 4 फैक्ट। विभाग कितने हैं? 18 विभाग हैं, 75 जनपद है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर कितने में फैला है? 7680 स्क्वायर फीट किलोमीटर्स की बात करेंगे। और हापुड़ जिला सबसे छोटा है वाई एरियाज में। तो फिलहाल आंसर जाएगा 75 के साथ, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। हम देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब सही मारेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। लोकसभा सीटों की जब बात होती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 81 मानी जाती है। अब आंसर के हिसाब से अब क्या मारोगे आप? तो आप यहां पर 80 सीटों पर यह चुनाव माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाएगा। समझिएगा, राज्य में लोकसभा सीट 80 होती हैं ऑप्शंस के हिसाब से। विधानसभा सीट 404 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा भी गया है, आईएमपी फैक्ट है। विधानसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाए तो दोस्तों 404 मारना है। और राज्यसभा जो उच्च सदन कहा जाता है, जिसको स्थायी सदन माना जाता है, उसकी संख्या है 31। तो आप यह पूरी तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं कि चारों चीजें क्लियर हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। 404 संख्या है विधानसभा सीटों की और राज्य में 80 सीटें लोकसभा के अंतर्गत आती हैं और राज्यसभा के अंतर्गत 31 सीटों का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने आपको पूरी डिटेल दे दी है मानचित्र के साथ। हम चाहेंगे कि इस वीडियो में जितने भी बच्चे हैं वो अपने पॉइंट्स को नोट करते रहें बहुत सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों जरा जवाब दीजिएगा। यूपी की राजकीय जो भाषा है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी, अवधी, उर्दू और हिंदी। राजकीय भाषा जो है ऑप्शन नंबर डी हिंदी के साथ जाएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। यह हमारे देश भारत की भी राजकीय भाषा, करिए यहां पर राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है ना। शासकीय भाषा संशोधन अध्यादेश 1982 पास किया गया। तो क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि जब भाषा का संशोधन हुआ वो सबसे पहले, तो वो यहां पर आपको मैं बता दूं कि 1951 से लेकर 1982 के दशक में जोड़ी गई। 1951 में धारा 3 जोड़ी गई और उर्दू को प्रदेश में दूसरी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दूसरी शासकीय भाषा क्या है तो वो है उर्दू और पहली क्या है वो है हिंदी। तो फर्स्ट में दोस्तों ये आपको याद रखना है और सेकंड में दोस्तों आपको ये याद रखना है। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। सभी दोस्तों को यहाँ पर जितने भी परिवार हमारा जुड़ा हुआ है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी परिवार में, जो भी बहनें, जो भी भाई, जो भी गृहिणियां, उन सभी के सपनों को मैं सैल्यूट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों मैं बता दूं, मैनचेस्टर कहीं ना कहीं एक 2 पार्ट लेकर आता है। एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है और एक उत्तर भारत का। जब उत्तर भारत की बात की जाए तो यहां पर उत्तर भारत में जो होता है वो कानपुर शहर को माना जाता है। क्या? कानपुर शहर को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये फैक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना आपका परम कर्तव्य है।
क्या है, नोट करना आपका परम कर्तव्य है कि कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उत्तर भारत का कानपुर का मैनचेस्टर कानपुर को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन, अब कानपुर में देखा जाए तो लाल इमली वाले पार्ट बंद पड़े हुए हैं। तो लाल इमली एक ऐसा रहा ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के दौरान, जो कपड़े मिल को बहुत सराहा जाता था दोस्तों। यहां पर फिलहाल ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? अब देखिए, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बताने की आवश्यकता नहीं, हर बच्चा जानने की कोशिश करता है और वो जानता है। अयोध्या मानचित्र में देखें तो दोस्तों यहां पर पड़ता है। और अयोध्या की जब भी बात की जाती है तो राम मंदिर अयोध्या से जुड़ा हुआ एक जन्मभूमि स्थल माना जाता है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है ऐसा कहा जाता है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है और आज भी यह विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख किया गया है। क्या जबरदस्त दोस्तों होता होगा पहले का समय, और आज उस समय को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले का समय बहुत अच्छा रहा होगा। अगला, प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फतेहपुर सीकरी के साथ जाएगा। फतेहपुर सीकरी दोस्तों क्यों जाएगा हम जान लेते हैं। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर लगभग आगरा शहर से जुड़ा हुआ यह फतेहपुर सीकरी है। और आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। क्या है? एक दर्शनीय स्मारक है। इस चीज को आप नोट किया जाए। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। बुलंद हम कहते हैं बुलंद आवाज में, और ये बुलंद आवाज गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की आपके कानों में हमेशा तक गूंजती रहेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गंगा के साथ बच्चे कह रहे हैं। देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा गंगा नदी के साथ। बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी जो है 25-25 किलोमीटर में पूरे भारत में बहती है, ठीक है ना, पूरे भारत में बहती है। गंगोत्री से निकलकर ब्रह्मपुत्र के साथ ये डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो क्वेश्चन नोट किया जाए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी का मतलब यह है कि अगर यहां से गंगा गुजर रही है और यहां से अगर यमुना आ रही है तो ये मिलने वाली इसका जल आगे एक ही हो जाता है, तो ये सहायक नदी कहलाएगी। और ये क्या है? सहायक संधि हो जाती है दोस्तों। सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर यमुना। जो यमुनोत्री, कौन सी? यमुना, यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर गढ़वाल में वहां से निकलती है दोस्तों, और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कहां से निकलती है? उत्तरकाशी गढ़वाल से, और मिलती कहां पर है? प्रयागराज में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की, यमुना है। अगला, प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, वहां पर अगर देखा जाए यूटी को छोड़ के, यानी केंद्र शासित की बात की जाए, तो उसको अगर हटा दिया जाए, प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों यहां पर राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल को लॉक किया जाए। यहां पर बताएंगे दोस्तों कि संविधान के आर्टिकल 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। फैक्ट को नोट किया जाए, फैक्ट को दोस्तों नोट किया जाए। 164 का नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसी उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बहुमत प्राप्त नेता की जरूरत होती है। बहुमत जिसको प्राप्त होता है वही राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होता है। विधानसभा में सीटों की संख्या 404, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 और लोकसभा में 80 हो जाती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ जो है वो कहां पर है? अशोक द्वारा जो निर्मित है राज चिन्ह, वो सिंह स्तंभ जिसको हम कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वो सारनाथ के साथ चला जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसके फैक्ट की कि अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है, ठीक है। महान सम्राट किसके द्वारा? अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कहां पर?
सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में दोस्तों। किस राज्य में है? यूपी राज्य में है। कब किया था? 250 ईसा पूर्व में। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो यह फैक्ट आपको पता है, और नहीं पता है तो नोट करिएगा। अगला 12 नंबर, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? एक लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो यूपी में ताजमहल अगर प्रसिद्ध पूछा जाता है तो वो है आपका आगरा में है। ऑप्शन सी जाएगा। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों लिखिएगा कि ताजमहल आगरा में है, सब जानते हैं। किस नदी के किनारे है ये फटाफट नोट किया जाए, बहुत कम बच्चे लगा पाते हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा ना हो। गंगा नदी मार देते हैं बच्चे, यमुना मार देते हैं, उनको लगता है गोमती मार देना चाहिए, उनको लगता है शारदा मार देना चाहिए, है ना। तो यहां पर आपको यमुना नदी मारना है। यमुना नदी के दक्षिण तट पर है हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। तो यादगार में बनाया था, ये सभी बच्चों को पता है। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? देखिए चौखंडी स्तूप की बात की जाए तो ये कहां पर स्थित है, ये दोस्तों आपको बताना है 13 नंबर। तो 13 नंबर जो है आपका सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। यह प्रमुख स्मारक जो है चौखंडी स्तूप है, जो सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना हुआ है। ये देखिएगा ऊंची ईंटों से बना हुआ है, सारनाथ में स्थित है। क्या चौखंडी स्तूप स्थित है। ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। देखिए ये क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है ये किसका है, किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस चीज को आप कतई यहां पर नजरअंदाज ना करें। और बनारस से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया था। यानी ये आकार में चौकोर है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। ह्वेनसांग ने इसका जो है जिक्र किया। बनारस से लगभग दूर है थोड़ा, सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपको याद रखना है, ठीक है ना। चौखंडी स्तूप, चौखंडी नाम से ही पता चल रहा है कि आकार में चौकोर है, ठीक है ना, आकार में चौकोर है। और यहां से एक और फैक्ट बनेगा कि ये जो धर्म है वो कौन सा है, बौद्ध धर्म, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो मुगल कालीन लाल किला की बात कर रहा है दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया था कि मुगल कालीन जो लाल किला है, देखिए मुगल कालीन जो लाल किला है वो आगरा की बात करें तो फतेहपुर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फतेहपुर नहीं बेटा मारना है, आगरा मारना है। क्यों मारना है, रीजन देखिए। इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1973 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा कराया गया था, जिसको लाल किला यानी आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट या किलाई ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आया? तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आगरा को ही, ये आगरा का जो पार्ट है ये आगरा फोर्ट के नाम से, आगरा फोर्ट आपने देखा होगा अभी भी विद्यमान है। और आगरा फोर्ट कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थल है जो घूमने लायक है, ठीक है ना। और आगरा फोर्ट एक मुगल कालीन कला का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? कमेंट फास्ट, बहुत सुंदर। तो देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो 15 नंबर का आंसर फतेहपुर सीकरी के साथ लॉक किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी के मरियम महल के दक्षिण पश्चिमी तरफ स्थित था। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो मरियम महल आपको यहां से रिलेट करना है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण कराया था, मरियम महल का निर्माण, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बहुत डिटेल से खंगाला गया है। और हम ये नहीं चाहते इस सुपर फास्ट वीडियो में आप कोई भी पार्ट को, कोई भी पॉइंट को मिस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो भले ही बहुत फास्ट हो, उसको रोक के आपको लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना है? देखिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी जो है स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपका जो आंसर है वो है प्रयागराज। प्रयागराज को पुनः इलाहाबाद, इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज कहा गया, ठीक है ना। इलाहाबाद की बात करें तो ये प्रयागराज जाना जाता है अमरूद की खेती के लिए। अमरूद यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है।
बात करते हैं त्रिवेणी स्ट्रक्चरल। तो ये देखिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज जिले का मानचित्र, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इलाहाबाद जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में राज्य है। क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में तो इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद जिले का मानचित्र थोड़ा सा जान लेते हैं। अक्षांश स्थिति वो होती है जो ऐसी खड़ी रेखाएं ना होकर पड़ी रेखाएं हों, और ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सॉरी, 25 डिग्री 45 यानी 25.45 डिग्री उत्तरी, हम कह सकते हैं कि ये उत्तरी पॉइंट अक्षांश है। और जिले का मानचित्र में देखा जाए देशांतरी स्थिति तो 81.84 डिग्री ईस्ट पूर्व में स्थित है। मैंने आपको फिर से बताया कि प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहां की सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5482 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थित है। देखिए, सूक्ष्म यंत्र की बात कर रहा है, यहां पर आंसर क्या मारोगे आप? तो बच्चे कहेंगे कि सर लखनऊ। अगर नहीं पता है तो तुरंत नोट किया जाए। सूक्ष्म यंत्र जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो लखनऊ में बनते हैं। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह किस रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। घंटाघर, जामी मस्जिद, मोती महल, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, सादत अली का मकबरा, बड़ा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, इंदिरा गांधी तारामंडल, ये सभी लखनऊ में स्थित है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इनमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है तो आपको लखनऊ लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? अभी अभी मैंने बताया कि विभाग, सबसे पहले क्वेश्चन में हम बता रहे थे, या दूसरे क्वेश्चन में बता रहे थे कि विभाग क्या है, तो विभाग मंडलों को कहा जाता है। क्या बताइए बेटा? तो यहां पर आपको 18 में 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 में 18 आंसर मारना। कितना बढ़िया लॉजिक लगा, देखिए अपने आप सेट हो गया। 18 में आपको क्या मारना है? 18 आंसर मारना है। तो यहां पर मंडलों की संख्या 18 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है दोस्तों, और हम बात करेंगे इससे थोड़े से फैक्ट की बात, कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 75 जिले हैं। हापुड़ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम है और 75 जिलों में सबसे छोटा है। सबसे बड़े में अगर मैं बात करता हूं, सबसे बड़े मंडल की बात करें तो लखनऊ मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? यानी जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है वो क्या कहलाएगा? दोस्तों तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, आवाज़ देख रहे होंगे कि गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही, नहीं तो वीडियोस की बहुत भरमार होती। कोई बात नहीं, हम 3 से 4 वीडियोस जो हम देंगे वो दिन में वो आपको मिलेंगी। चैनल पर प्यार देने के लिए आपका सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके सपनों को साकार जरूर करेगा, हकीकत में बदलेगा। यूपी के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो जिला का प्रमुख होता है, ठीक है ना। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के पद जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है, जिसका पूरे जिले के अधिकारियों पर नियंत्रण होता है। VIMP फैक्ट था, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जिलाधीश कहलाता है। प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? यानी निर्वाण का मतलब समझते हो आप? निर्वाण प्राप्त किया था, कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या सारनाथ में दिया था? निर्वाण प्राप्त करने की अवस्थिति को हम क्या कहेंगे? तो वो हम कहेंगे सर कुशीनारा कहेंगे, यानी कुशीनगर कहेंगे। बहुत सुंदर। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनके शरीर को त्यागा गया था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जन्म की बात करें लुम्बिनी में, निर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में। और यहां पर इनके वंश की अगर मैं बात करूं तो इक्ष्वाकु जो है वंश के, ये क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको कतई भी आप नजरअंदाज ना करें। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? दशा अवतार मंदिर कहां पर अवस्थित है? कमेंट किया जाए। देखिए, दशा अवतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में अवस्थित है। देवगढ़ में अवस्थित है। अब ये देवगढ़ कहां है? दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, और ललितपुर जिले का ही एक पार्ट है देवगढ़, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर जिला पूछे तो ललितपुर याद रखना। ललितपुर दोस्तों यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है।
ललितपुर जिला देवगढ़ के पार्ट को ही एक सम्मिलित रूप से जाना जाता था, ठीक है ना, जाना जाता है। और हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे पार्ट बटे होते हैं जिले में, ये कौन सा है, ये तालुका कौन सा लगा, ये गांव कौन सा लगा हुआ, ये शहर कौन सा लगा हुआ। इसी तरीके से ललितपुर में भी एक देवगढ़ है। देवगढ़ में ये क्या है, दशावतार मंदिर है। और ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना है। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। क्या बात है। तो मतलब बहुत अच्छा प्लेस है। उम्मीद है यहां पर मैं जाने की कोशिश करूंगा, आप भी जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? बहुत सुंदर, बताइए। ऑप्शन 4 है आपके स्क्रीन पर, लॉक किया जाए। तो आंसर किसके साथ जाएगा? स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, अकबर के साथ। लॉक किया जाए। मैं बताता हूं आपको, स्वामी हरिदास 1478 से 1573 तक इनका काल रहा है। भक्त कवि हैं, शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं और कृष्ण उपासक रहे हैं, ठीक है ना। और कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। और ये वैष्णव भक्त के संगीतज्ञ भी थे, उच्च कोटि के संगीतज्ञ माने जाते हैं। तो ये इतनी सी डिटेल महाराज स्वामी हरिदास के साथ साथ चलिएगी। चलिए अगला पॉइंट सॉरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रचलित, क्या बात है। आप देखिए चित्र भी बड़ा अच्छा दिख रहा है यहां पर। और ये रंगमंच के कलाकार दोस्तों एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। 23 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? नौटंकी के साथ। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नौटंकी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य में से एक है, जिसका मूल रूप या मूल स्वरूप विथी नाटक का है। बहुत इंपॉर्टेंट, विथी नाटक। इसमें हाथ रसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद होता है, गायन होता है, लोक नृत्य होता है। आपको मैं बता दूं, ये विथी नाटक संप्रदाय, विथी नाटक एक स्वरूप होता है जो इन संवाद गायन और शैलियों में प्रयोग किया जाता है। नौटंकी कहां से जोड़ेंगे आप? यूपी से जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, 4 ऑप्शन से मिलते हैं 10 सेकेंड। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? यानी मतलब जो है अध्यक्षता किसने की। अब यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 1905 का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये बनारस में हुआ था। ये तो साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसने की, तब आप क्या मारेंगे? तो ये 1905 वाला जो दशक था ना, तो ये काफी उथल पुथल रहा। और इसमें क्या रहा कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के जो गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया 1905, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहां देखिए लिखा भी है। खैर, लगभग 115 साल पहले जब भारत में बड़े स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तो बनारस के राजघाट मैदान में 27 से 30 दिसंबर 1905 तक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। कहां हुआ था? बनारस में। अगला, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? वर्तमान नाम जो है 1950 में पड़ा। और अगर हम 1950 की जब बात करता हूं, तो यहां पर आपको पता ही है कि 24 जनवरी 1950। अब 24 जनवरी तो है ही नहीं, तब आप क्या मारेंगे? तब आप क्या मारेंगे? तब यहां पर देखिएगा, एक मैं आपको इस क्वेश्चन में इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि यह फैक्ट आरओ का है और इसमें 24 जनवरी नहीं था। यह विवादों में खड़ा हुआ और आयोग ने 12 जनवरी मारा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको तो भाई एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है। तो इसमें ई ऑप्शन और बढ़ाइएगा और ई ऑप्शन में लिखिएगा 24 जनवरी 1950, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं इस वीडियो में कि 24 जनवरी डेट आपको याद रखनी है। इसीलिए इसको दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 से पहले इसको संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और 1950 के बाद इसको उत्तर प्रदेश का नाम जाना गया। तो स्थापना तो आपको 24 जनवरी ही लगानी है। 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया
भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त नाम प्रांत जो है इसको बदल दिया, 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अगला, प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? बताइएगा कि प्रदेश में तांबा जो है किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में भंडार इसके मिलते हैं। आपको मैं बता दूं कि तांबा प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सोनराई क्षेत्र जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? ललितपुर का। सोनराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, ठीक है ना। तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों में, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि तांबा जो है सोना चांदी तांबा कहां पर पाया जाएगा, ये दोस्तों हमेशा परतदार, जिस तरीके से हम मिट्टी को खोदते हैं उसमें परत परत मिलती हैं, और परतदार चट्टान हमेशा आग्नेय चट्टान में ही देखने को मिलती हैं। यूरेनियम प्रदेश के ललितपुर जिले में ही, अभी अभी बताया था कि यूरेनियम के भंडार ललितपुर में ही है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूरेनियम वाला तो पूछा ही जा रहा है हर बार। प्रदेश में राक फास्फेट कहां पर पाया जाता है? राक फास्फेट पूछ रहा है। राक फास्फेट दोस्तों बांदा जिले में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो ये लिखिएगा मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो मिर्जापुर में। और कहां पर? सिंगरैली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में फास्फेट खाद बनाया जाता है इलाहाबाद और मगरवाड़ा कानपुर में। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद अमरूद के लिए है और किसके लिए? खाद के लिए। खाद में सबसे नंबर 1। मगरवाड़ा कानपुर में भी बहुत फर्टिलाइजर का काम होता है। तो खाद जो है कानपुर और इलाहाबाद में, कोयला मिर्जापुर सिंगरैली क्षेत्र में, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर में, और दोस्तों रॉक फास्फेट बांदा में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यूरेनियम तांबा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? यूपी के 68% भाग पर कृषि की जाती है। 68% के पास में कौन सा पॉइंट है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसको तो कतई नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजकल कोई खेती नहीं करना चाहता, खेती से तब सब दूर भाग रहे हैं। रीजन आपको पता है। यूपी में भारत की कुल कितने प्रतिशत जो है प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? देखिए भारत में अगर देखा जाए, टोटल भारत का अगर यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो 22% है। यूपी में अगर पूछा जाए कि गेहूं की कृषि टोटल भारत में देखा जाए तो अकेले यूपी करता है 24%। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो कृषि योग्य का परसेंट जो है 15% है। ये भी बात याद रखिएगा, जितने भी आपके 28 स्टेट है उसमें कृषि वाली जो भूमि है वो 15% के साथ साथ यूपी में मिलती है, ठीक है ना। तो 3 से 4 फैक्ट आपके ये हो गए। प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? यूपी में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर आपको बताना है, लॉक करना है। तो ये बांदा जिले से निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए लॉक होगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले से एस्बेस्टॉस पाया जाता है? ये भी फैक्ट नोट करिए, मिर्जापुर में। यूरेनियम कहाँ से? ललितपुर में बताया है। और तांबा कहाँ से? ललितपुर में बताया है। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए, प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मिट्टी देखिए कौन सी पाई जाती है, कमेंट कीजिएगा। प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहां पर? जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है दोस्तों, इसलिए गलती मत कर देना, मैं जो कह रहा हूं ये आप यूपी मत लगा देना। भारत में सबसे ज्यादा इंडिया में जो है जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल। और पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह है लाल व काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। लाल और काली का मिश्रण जो है वो यूपी में देखने को मिलता है। हमेशा आपको याद रखना है, आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि थोड़ी थोड़ी लाल थोड़ी थोड़ी काली, और ये मिश्रण भाग जो है ना ये नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया है, ठीक है ना। और अगर उत्तरी मैदान में देखा जाए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैदान में अगर देखा जाए तो वहां पर आपको प्योर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी जो पूरी तरीके से नदियों और पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन सी फसलें सर्वाधिक उत्पादित करता है? तो धान, मक्का, गेहूं। और राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर। जैसे ये वाला क्षेत्र है और यहां पर जो क्षेत्र होगा यहां पर राकर मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, प्रदेश में यूरेनियम के भंडार, मैं कतई नहीं रुकूंगा यहां पर, ललितपुर। अगर मैं पूछ दूं कि भैया हीरा बांदा है ना, एस्बेस्टॉस मिर्जापुर। भारत के कई राज्यों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगर राज्य पूछे तो उसमें कई राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी तो है ही। वर्तमान में झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही यूरेनियम का खनन होता है। और यूपी में अगर देखा जाता है तो यूपी में
तुच्छ मात्रा में ललितपुर में पाया जाता है। भारत का प्रदेश यानी प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है, यानी यूपी का चावल उत्पादन में। इंडिया में पूछ रहा है कि चावल में यूपी का क्या स्थान है। चावल में यूपी का दोस्तों अगर देखा जाता है तो ये द्वितीय स्थान जाएगा। द्वितीय स्थान, पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का भारत और के बाजरा उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान रहा है। भारत में प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला, गन्ना वाला आप क्षेत्र जानते हो, पश्चिमी इलाका। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेंशन आपको करना होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं चावल उत्पादन में पहला कौन सा है देश में, अगर देखता हूं तो चाइना जाएगा। गेहूं उत्पादन में देश में देखता हूं तो यह भी चीन जाएगा। और अगर सेकेंड में इन दोनों पोजीशन की बात करें तो फिर इंडिया आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल यूपी की संदर्भ में ये जाएगा। और फर्स्ट में देखिएगा किसके साथ जाएगा? पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है ना। चलिए, प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? जरा जवाब दीजिएगा। यह सरसों जो है वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? सरसों जो है वो रबी फसल के अंतर्गत रखी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसकी उपज दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मिट्टी है। यह दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। भारत में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि आदि राज्यों में होती है। तो इसका फैक्ट आपको पता हो गया कि मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है, जबकि बोई जाती है दिसंबर में। मिट्टी दोमट मिट्टी है, अंतर्गत रवि के अंतर्गत आती है सरसों, जिसका हम तेल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा, देखिए। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस साधन के द्वारा की जाती है? यूपी में अगर साधन पूछा जाता है तो कुएं एवं नलकूप है। कुएं से ज्यादा पानी और नलकूप से ज्यादा पानी, हम केवल तालाब और नहर को नहीं मान सकते। ऑप्शन डी जाएगा। प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई के साधनों से की जाती है? तो 77% आया हुआ है आपके एग्जाम में। एक जाति से क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनजातियों में संख्या कौन सी है? थारू जनजाति है, जो पहले बता चुका हूं, जो दीपावली के शौक के रूप में मनाती है। प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जरा बताइएगा। प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों है शारदा नहर, शारदा ट्रांस नहर। आपको मैं बता दूं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनवासा नामक स्थान से निकलती है। और नहर का निर्माण कार्य सन 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण हुआ। स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हुआ था और स्वतंत्रता के पहले ही खत्म हुआ। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है और यह बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? 36 नंबर। तो दोस्तों यह है बेतवा नदी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बेतवा नदी पर स्थित है, आंसर जाएगा सी के साथ। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि कौन सी नदी कौन सी परियोजना कहां कहां पर अवस्थित है। लिखिएगा, पेन उठाइए। ओबरा बांध पर, ओबरा बांध की बात की जाए तो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। कहां है? सोनभद्र में। सजनाम बांध किस नदी पर है? सजनाम नदी पर है। कहां है? ललितपुर में, यूरेनियम पार्ट। मेजा बांध किस नदी पर है? बेलन नदी पर। कहां पर है? मिर्जापुर में। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और कहां है? झांसी में। स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाफट। इसमें ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। चलिए, प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? प्रदेश में वनों को 6 भागों में बांटा गया है, आंसर सी जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और प्रदेश को कितने कृषि भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। और प्रदेश को वनों में 6 भागों में।
ये 3 फैक्ट, 3 क्षेत्र हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कमेंट कीजिएगा। तो ये दोस्तों बांदा जिले में अवस्थित है। क्या? ऑप्शन डी जाएगा, बांदा। देखिएगा, जो घड़ियाल जैसे वन्यजीव क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। बखीरा अभयारण्य कहां पर है? संत कबीर नगर में। चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली में। अब आपके लिए होमवर्क है, हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? ये 4 फैक्ट तुरंत नोट कीजिएगा। ऐसे ही नोट करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, ये उसका आंसर, ये उसका आंसर, ये उसका आंसर, भले ही आप नकल मार के दें लेकिन लिखें जरूर कमेंट बॉक्स में। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश में दोस्तों जो स्थित है वो कहां पर अवस्थित है? यह है मथुरा में। ऑप्शन ए जाएगा। आपको पता होगा मथुरा रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ और उद्योग जान लेते हैं यूपी के। पेठा उद्योग आगरा, इलाहाबाद, आगरा में सबसे ज़्यादा। प्लाईवुड उद्योग नजीबाबाद, सीतापुर। खेल सामान के लिए मेरठ, बच्चों के लिए जितने भी खिलौने होते हैं प्लास्टिक वाले मेरठ से ही आते हैं। लकड़ी पर नक्काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर, ये तो बहुत पूछा जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर। मार्बल उद्योग आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्ट किसके साथ जाएगा? मथुरा के लिए। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रदेश के किस नगर में आनंद भवन है? तो आनंद भवन है प्रयागराज में, इलाहाबाद, ठीक है। जान लेते हैं और दर्शनीय स्थल। वृंदावन मथुरा में है। खानकाहा रसीदिया मैनपुरी में है। भगवान बारह मंदिर कासगंज में है। शाकंभरी देवी मंदिर बहुत बार पूछा गया है, सहारनपुर में है। झरखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ये सबको पता है। और ये वाला 3 तो कतई नहीं भूलने, ठीक है। चलिए, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवासित है? थारू जनजाति हमेशा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। और माहीगिरी आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तुरंत नोट किया जाए, कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी पॉइंट से समझौता नहीं करना बच्चे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान जहां पर स्थापित है वह जगह कौन सी है? वह जगह है दोस्तों आपका प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। जान लेते हैं कुछ फैक्ट, जिसमें आपके 7 फैक्ट हैं, बल्कि 6 से 7 फैक्ट देख लेंगे। एक फैक्ट देख चुका हूं। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सहारनपुर में। सेंट्रल आलू रिसर्च सेंटर मेरठ में। केंद्रीय वकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र खुर्जा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जीवी नगर में है। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। बहुत से कम लोगों को इनमें से 2 आंसर पता होंगे, बहुत से कम लोगों को सभी आंसर पता होंगे, बाद बाकी 1 या 2 तो आपको पता ही होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, A to Z। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। कुछ उद्योग और देख लेते हैं। टेराकोटा का उद्योग कहां पर है? गोरखपुर में है। बेत और छड़ी बनाने का उद्योग बरेली में है। आंवला उद्योग सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। सॉफ्टवेयर उद्योग नोएडा में है। रेशम उद्योग बनारस में है। कहां से जाएगा क्वेश्चन यार? आप समझते नहीं हैं। सारे पॉइंट अगर डिस्कस हो जाएंगे तो बताइए, सुपर टेट आपके झोली में होगा यार, सुपर टेट आपके झोली में होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो प्रमुख लोकगीत है बिरहा। कहां है बिरहा? डी नंबर पर। कुछ हम लोकगीत जान लेते हैं। हरदौल बुंदेलखंड का है। लांगुरिया ब्रज क्षेत्र का है। कजरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। और नकटा अवध क्षेत्र का है। मेरी बात समझ में आई?
सारी चीजें तो क्लियर हो रही धीरे धीरे, क्या समस्या आ रही है? चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? यानी आम सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति में पाया जाता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में? तो आप देखते होंगे दशहरी, दशहरी है ना, लोग कहते हैं दशहरी दशहरी दशहरी, ये लोला दशहरी, दशहरी बिकता है। अरे दशहरी है साहब, लिए जाओ, ऑप्शन डी जाएगा। रोजगार की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार अगर देता है तो वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग का मतलब है कि जो आपके टेक्सटाइल कंपनी, कपड़ा उद्योग सबसे पुराना उद्योग और कपड़ा उद्योग है। प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध दोस्तों रामगंगा बांध है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जरा जान लेते हैं कौन कौन से बांध किस नदी पर है और किस स्थान पर है। गोविंद वल्लभ पंत बांध रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। राजघाट बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध सहजाद नदी पर है, ललितपुर में है। माधव बांध बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर में है, और काठी बांध रामगंगा पर है, बिजनौर पर है। दोस्तों आवाज नहीं निकल रही है कतई गले से। आते आते क्वेश्चन नंबर 47 पर ऐसा लग रहा है कि अभी वीडियो को बंद कर देना चाहिए, कतई आवाज नहीं निकल रही, माफी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? वो है उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 से 17.50 तक रहता है, और मई जून में यह बढ़कर 27 से लेकर 32 के बीच में पहुंच जाता है। यहाँ पूर्व से 1000 मिमी से 2000 मिमी और पश्चिम से 610 mm से 1000 mm की वर्षा होती है। रेनोगेज से हम वर्षा नापते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्रफल आप देखते हैं तो मासेनीराम मेघालय का क्षेत्र है, उससे पहले चेरापूंजी वहीं का क्षेत्र रहा करता था। प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, वह जगह कौन सी है? तो वह दोस्तों है जगह ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा है। और प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? लास्ट के क्वेश्चन हमने थोड़े से तेजी से किए हैं, हमारी भी मजबूरी थी दोस्तों, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन 45 मिनट में आसान नहीं है दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल भी अगर देखा जाए तो पूरे पेज की डिटेल होती है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कौशाम्बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। वीडियो कैसी लगी नीचे अपना फीडबैक दीजिएगा। 5 नए दोस्तों को बताइएगा, 5 नई बहनें आप लाइएगा, 5 नए भाई लाइएगा। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं अपने दोस्तों को बताइएगा कि एक सरकारी सीट की दावेदारी अगर आप पक्की करना चाहते तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। ईमानदारी से सब्सक्राइब और ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आने के लिए नीचे लिंक आपको दी गई है, नोट्स बनाइएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD सही से स्पेलिंग डालना, एक एक आपको ऐसा लोगो ग्रीन कलर का मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।